हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी लेकर आया हूं हमारे YouTube नॉलेज श्रृंखला का अगला वीडियो। ये 10वां वीडियो है जिसमें हम संविधान को विभिन्न पार्ट में तोड़ तोड़ कर पढ़ रहे हैं। ये मौलिक अधिकारों का जो पिछला हमारा चैप्टर कवर हुआ था अनुच्छेद 12 और 13, उसकी श्रृंखला का अगला वीडियो है। आज दशहरा पर्व मनाया जा रहा है भारत में। आप सभी को इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम फोकस करेंगे मौलिक अधिकारों में सबसे पहला मौलिक अधिकार जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, समता या समानता का मौलिक अधिकार। आइए फोकस करते हैं। सबसे पहले मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को नमन कर लें और उसके बाद गणेश जी का नाम लेकर इस कक्षा को शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। आज हम मौलिक अधिकारों पे समानता के चैप्टर को पूरी तरह एक एक हिस्से को जाकर के पढ़ने वाले हैं। हमें पता है कि भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकारों की बातें करता है। पिछले वीडियो में हमने मौलिक अधिकार से रिलेटेड एक एक छोटे छोटे फैक्ट को फोकस किया है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पीछे जाकर देख लीजिएगा एक बार। हमें एक एक फैक्ट याद रखना है क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद दिए हुए हैं और इसमें से 12 और 13 हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम समता का अधिकार या समानता का अधिकार कर बताने वाले 14 से लेकर 18 तक के आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 14 पे चलते हैं। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता। ये इसका हेडिंग है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? ये क्या अंदर कहता है? राज्य। अब क्योंकि हम आर्टिकल 12 के तहत राज्य की परिभाषा पढ़ चुके हैं, सब लोगों को क्लियर है कि राज्य शब्द में देश की सरकार, स्टेट्स की सरकार, नगर निकायों की सरकार या स्थानीय निकायों की सरकार और जो हमारी सार्वजनिक संस्थान हैं उनके या प्राधिकरणों के गवर्निंग जो बॉडी है वो भी शामिल हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में, अर्थात राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अब यहां दो बातें हो गई कि एक तो भारत में विधि का समक्ष समता का पालन किया जाएगा और विधियों के समान संरक्षण की बात की जाएगी। तो हेडिंग से हमें लग रहा था कि एक ही अवधारणा है, लेकिन अब पता चला कि ये दो कॉन्सेप्ट में टूटा हुआ है। एक तरफ विधि के समक्ष समता की बात होगी, दूसरी तरफ विधियों का समान संरक्षण। इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं ये क्या है। देखिए, विधि के समक्ष समता का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया, वहां चलते हैं। एक न्यायाधीश हुआ करते थे ब्रिटेन में, जज हुआ करते थे जिनका नाम था A.V. डाइसी। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इस दुनिया को दिया, एक अवधारणा इनके या इनका एक सिद्धांत इस दुनिया में बड़ा फेमस रहा, विधि के समक्ष समानता या समता का कॉन्सेप्ट। और उसी को हम यहां समझ रहे हैं। इनका ये जो कॉन्सेप्ट था उसे हमने इनसे ना लेकर ब्रिटेन के संविधान से लिया है। अर्थात एग्जाम में जब ये प्रश्न आए कि विधि के समक्ष समता कहां से ली गई है तो आंसर ब्रिटेन होगा या ब्रिटेन के संविधान से होगा। ये क्या कहता है? ये बड़ा आसान शब्दों में इतनी सी बात कहता है कि जो कानून है उसके समक्ष सभी नागरिक या सभी लोग जो हैं वो समान होंगे या वो कानून सभी व्यक्तियों के लिए समान होगा। इतना आसान शब्दों में इसे कहा जा सकता है। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं तो इसकी 3 अलग अलग ब्रांचेस बन जाती हैं। 3 बातें ये अपने अंदर कहता है कि किसी व्यक्ति के पक्ष में विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति, अर्थात अगर कानून के समक्ष सब लोग समान है तो किसी एक या कुछ लोगों को कोई विशेष अधिकार नहीं देना है, ये पहला पॉइंट कहता है। और ये कहता है कि न्यायालय या विधि या कानून के तहत सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। और ये कहता है कि कोई व्यक्ति भले ही वो अमीर हो या गरीब हो, वो भले ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो विधि से ऊपर नहीं होगा, कानून उसके लिए एक जैसा होगा। अर्थात ये पूरा कॉन्सेप्ट ये बात को प्रेजेंट करता है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान होंगे। बड़ी अच्छी अवधारणा थी और पूरे विश्व में प्रसारित भी हुई।
लेकिन भारत क्योंकि एक विकासशील देश था और यहाँ बड़ी ऊंच नीच का स्तर है, जहाँ कोई व्यक्ति जो पैसे वाला है वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, कोई व्यक्ति जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, कोई व्यक्ति ऊंची जाति का है, कोई नीची जाति का है, अर्थात भारत में बहुत प्रकार की विविधता है। तो हमने भारत में सब में समानता लाने के लिए इसके साथ एक अवधारणा को और शामिल किया, और वो अवधारणा है विधियों के समान संरक्षण की। इससे पहले मैं एक सिद्धांत आप लोगों को बता देता हूं। इस दुनिया में एक सिद्धांत चलता है संरक्षणात्मक विभेद का सिद्धांत। ये सबको पता होना चाहिए। यह संरक्षणात्मक विभेद की थ्योरी क्या कहती है? ये इतना सामान्य शब्दों में बड़े आसान लहजे में ये बात कहती है कि भाई ऐसे व्यक्ति जो कि कमजोर हैं उनको कुछ सहायता देकर बाकी लोगों के बराबर लाना, उनके साथ या अमीर लोगों के साथ या जो पहले से मजबूत हैं उनके साथ विभेद नहीं है। अर्थात कमजोर लोगों को कुछ सहायता दे देना विभेद नहीं कहलाता है। इस सिद्धांत को हम कहते हैं संरक्षणात्मक विभेद का सिद्धांत। इस सिद्धांत को हमने समझा कि जो कमजोर है उसको हमने कुछ सहायता दे दी, इसको हम संरक्षणात्मक विभेद कहेंगे। अब हमारा मूल जो पॉइंट है विधियों के समान संरक्षण की, इसको समझते हैं। देखिए, क्योंकि भारत बड़ा ऐसा देश रहा है जहां 100 अपराधी छूट जाए तो छूट जाए, एक ऐसे व्यक्ति को सजा ना मिले जो कि मासूम हो, जो जिसने अपराध नहीं किया हो, एक निर्दोष को सजा ना मिले, इसलिए इस पॉइंट को बहुत फोकस किया गया। देखिए, एक उदाहरण हम समझ लेते हैं। उदाहरण के माध्यम से हमने इस बात को समझना है। मान लीजिए कि एक रेस हो रही है और एक रेस में जो है वो 10 पार्टिसिपेंट भाग लेने वाले हैं और उन 10 पार्टिसिपेंट में से एक व्यक्ति जो है वो लंगड़ा है, एक जो है वो अंधा है और बाकी के 8 जो हैं वो सही तरीके से देख सकते हैं, सही तरीके से दौड़ सकते हैं, अर्थात शारीरिक रूप से पूर्ण है। अब ऐसे व्यक्ति जो 10 लोग इस लाइन से लेकर के यहां तक दौड़ने वाले हैं, अगर इन्हें एक निश्चित समय पर दौड़ने के लिए कहा जाए और इस पॉइंट पर उन्हें पहुंचना हो ए से लेकर बी तक, तो निश्चित रूप से जो लंगड़ा व्यक्ति है वो हार जाएगा या पीछे रह जाएगा, और जो अंधा व्यक्ति है वो शायद दौड़ ही नहीं पाएगा या वो भी फेल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में समान जो विधि है वो काम नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में उन लोगों को कुछ स्पेशल पावर देनी पड़ेगी और इसी से जन्मा फिर आरक्षण। हम आर्टिकल 15 में आरक्षण की बात करेंगे, 16 में आरक्षण की बात करेंगे, लेकिन अभी विधियों के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर इन दोनों के लिए समान नियम बना दिए जाए, अंधे और लंगड़े के लिए और बाकी सबके लिए भी, तो ये शायद उन 2 लोगों के लिए गलत होगा या इन 2 लोगों के लिए न्याय नहीं होगा। ऐसे में जरूरत पड़ती है एक दूसरे सिद्धांत की, जो है विधियों के समान संरक्षण का, अर्थात कानून उन दोनों का ध्यान रखे। अब ये कानून इन दोनों का ध्यान कैसे रखे, यही ये सिद्धांत है कि इन दोनों को या तो कुछ प्रिविलेज दे दिए जाएं, या तो इनको इतना छोटा एरिया दिया जाए दौड़ने के लिए। अगर वो व्यक्ति लंगड़ा है तो उसके अनुसार जो उसकी लाइन है उसको कम किया जाए, एरिया जहां उसे दौड़ना है उसे कम कर दिया जाए, या जो अंधा है उसे कुछ इक्विपमेंट फ्री में दिया जाए या कुछ और सहायता दी जाए, या उसे कोई एक व्यक्ति दिया जाए जो सहारा देकर दौड़े, और इस आधार पर इनको इस रेस में शामिल किया जाए। तब ये अंततः एंड पॉइंट पर पहुंचे और फिर निष्कर्ष निकाला जाए कि कौन जीता और कौन हारा। अगर ऐसा हो तो शायद इन दोनों के साथ न्याय होगा, और इसी अवधारणा को हमने लागू करने के लिए विधियों का समान संरक्षण इस संविधान में शामिल किया। हमारे संविधान में ये जो सिस्टम शामिल किया समान संरक्षण, ये 80% भागीदारी निभाता है, जबकि विधि के समक्ष समता केवल 20% भाग को कवर करती है। मतलब हमने इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक व्यवस्था बनाई। अब इसे दूसरे तरीके से एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि अगर हम केवल विधि के समक्ष समता का कॉन्सेप्ट अपना लेते, और विधि के समक्ष समता का कॉन्सेप्ट कहता कि सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाए। अब यहां एक और उदाहरण लेते हैं
कि एक मर्डर है जिसके लिए कानून में सजा है कि कानून उनका जो दोषी होगा उसे 7 वर्ष की सजा देगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने अपनी जान बचाने के लिए किसी को मार दिया, ए नाम के व्यक्ति ने, और बी नाम के व्यक्ति ने अपना बदला लेने या फिर लूटने या चोरी करने या किसी अन्य उद्देश्य से किसी अन्य का मर्डर कर दिया। अगर हम केवल विधि के समक्ष समता का शासन अपनाते तो हो सकता है कि दोनों को हमें 7-7 वर्ष की सजा देनी पड़ती, लेकिन हमारे देश में ऐसा होता नहीं है। हमारा न्यायालय पहले निकालता है कि किस उद्देश्य से उसने ये काम किया। तो अब जो ए था उसने अपनी जान बचाने के लिए इस काम को किया था, तो हमने फिर आईपीसी में एक स्पेशल धारा जोड़ी। आईपीसी जो हमारा इंडियन पिनल कोड था उसमें धारा 100, और इसमें कहा कि अगर आप अपनी जान बचाने के लिए ऐसा काम करते हैं तो आपको सजा नहीं दी जाएगी क्योंकि आपने असली में अपराध किया ही नहीं है, और बी जिसने असली में उसको मारने के उद्देश्य से ही उसकी हत्या की है इसे फिर पूरी तरह सजा दी जाएगी। तो अब यहां समझें कि अगर हम केवल विधियों के समान संरक्षण की बात करते तो शायद हमें दोनों को बराबर सजा देनी पड़ती, लेकिन हमने साथ में एक बात और जोड़ दी, विधियों का समान संरक्षण, कि विधि दोनों को समान रूप से संरक्षित करेगी, सुरक्षा भी प्रदान करेगी। और इसी के तहत ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जान बचाने के लिए उसकी हत्या की थी उसे सजा या तो बहुत कम दी जाएगी या ना के बराबर दी जाएगी या उसे छोड़ दिया जाएगा, ऐसा हमारा विधि कहता है। तो मुझे लग रहा है कि आप विधि के समक्ष समता के कॉन्सेप्ट को आसानी से समझे होंगे और विधि के समक्ष समान संरक्षण को अब और थोड़ा दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप इन दोनों में बराबर डिफरेंस क्रिएट कर पाए। विधि का समान संरक्षण कहता है कि समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना है, न कि अलग अलग परिस्थितियों के साथ वाले व्यक्तियों के साथ। जबकि ये कानून कहता है विधि के समक्ष समता कि कानून तो एक है और वो अंधा है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन खड़ा है, अमीर है, गरीब है, महिला है, पुरुष है, सबको एक सजा दे दी जाए। जबकि ये उसमें विभेद करवाता है कि अगर दोनों की परिस्थितियां अलग अलग हैं तो पहले उनकी परिस्थितियों को बराबर लाया जाए और फिर उनके साथ समान व्यवहार किया जाए, ऐसा कहता है विधियों का समान संरक्षण। तो समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार करना है, समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम बनाने हैं और बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार करना है। ऐसे छोटे छोटे भागों में इसे हम बांट सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे समझना है तो आप सरल तरीके से ऐसे समझें कि विधि के समक्ष समता का अर्थ होता है कि विधि के सामने सारे व्यक्ति समान होंगे, वो भले अमीर हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, महिला हो, पुरुष हो, अगर उन्होंने कानून तोड़ा है तो उनको समान सजा दी जाएगी। जबकि दूसरा कॉन्सेप्ट विधियों का समान संरक्षण क्या कहता है कि अगर दो व्यक्तियों ने एक अपराध को किया है या एक कानून तोड़ा है और उसमें से एक व्यक्ति पुरुष है और दूसरी महिला जो गर्भवती है, या दो महिलाओं ने तोड़ा है, एक सामान्य महिला है और दूसरी गर्भवती है, तो दोनों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाएगा। इस गर्भवती महिला को थोड़ा संरक्षण प्रदान किया जाएगा, इसको कुछ सहायताएं दी जाएगी, उसके बाद इसके साथ वैसा व्यवहार किया जाएगा। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर दो लोगों ने एक अपराध कर दिया, एक बहुत अमीर है और एक बहुत गरीब है, तो ये समान समता वाला पार्ट कहता है कि दोनों को बराबर सजा दे दो। दूसरा वाला पार्ट कहता है कि सजा तो बाद में देंगे हम, जब इनकी सुनवाई होगी तो अमीर व्यक्ति बहुत अच्छा वकील कर लेगा, गरीब व्यक्ति के पास पैसे ही नहीं होंगे वकील कर पाए। अब ये दोनों समान नहीं रहे, तो समान संरक्षण वाला बात कहती है कि इससे पहले गरीब व्यक्ति को निःशुल्क वकील प्रोवाइड कराया जाए, अमीर तो अपने आप वकील कर लेगा, और फिर उसकी सुनवाई की जाए, और अगर अंततः दोनों अपराधी होते तो सजा फिर दोनों को सेम दी जा सकती है। लेकिन समान संरक्षण गरीब व्यक्ति को निःशुल्क वकील उपलब्ध कराने की बात भी करता है। अर्थात ये जो आर्टिकल 14 है ये समता का अधिकार तो है कि समानता तो रखनी है, लेकिन हमारे देश में समानता किस रूप में दी गई है शायद अब आप समझ पाए होंगे कि दोनों व्यक्तियों की परिस्थितियां अगर अलग अलग हैं तो उन्हें पहले बराबर करने के लिए कुछ प्रावधान करो और फिर उनके साथ समान ट्रीटमेंट करो। ये हमारा आर्टिकल 14 कहता है।
यहां व्यक्ति शब्द जो उपयोग किया गया है वो नागरिक और विदेशी दोनों के लिए उपयोग किया गया। अब यहां एक कॉन्सेप्ट में इससे हटकर आपको बता दूं, आपने पढ़ा होगा कि जो मौलिक अधिकार हैं वो नागरिकों, कुछ मौलिक अधिकार जो हैं वो हमारे देश के नागरिकों को प्राप्त हैं और कुछ जो हैं वो विदेशियों और नागरिक दोनों को प्राप्त हैं। तो ये कहाँ लिखा है कि कौन से अधिकार विदेशियों को या नागरिकों को, दोनों को, और कौन से केवल नागरिकों को प्राप्त है? तो देखिए असली में ये कहीं नहीं लिखा है, लेकिन एक समझने की बात है कि जब हम किसी आर्टिकल को पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत में अगर व्यक्ति शब्द यूज किया है तो इसका मतलब कि वो भारत के लोग और व्यक्ति जिसमें सब शामिल हैं, वो विदेशी हो या कहीं और का हो, सबके लिए होगा वो। और अगर उसमें नागरिक शब्द लिखा है तो वो केवल भारत के नागरिकों के लिए होगा। तो जैसे कि आर्टिकल 14 में व्यक्ति शब्द लिखा हुआ है, मैं इसको रिपीट कर देता हूं। अब भी हमने पढ़ा था कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में व्यक्ति के साथ, अर्थात ये भारत के नागरिकों, विदेशियों, सबके लिए बराबर रूप से लागू होगा। जबकि जब हम आर्टिकल 15 पढ़ेंगे, 16 पढ़ेंगे तो वहां स्पष्ट शब्दों में नागरिक शब्द का उपयोग किया है, अर्थात वो केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार होंगे। अभी हमने समझा कि कैसे डिफरेंस क्रिएट होता या पता चलता है कि कौन सा अधिकार नागरिकों को और कौन सा अधिकार सभी नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त होगा, वो मैंने आपको क्लियर किया। तो यहां जो व्यक्ति शब्द लिखा हुआ आर्टिकल 14 में, इसमें नागरिक और विदेशी दोनों के साथ साथ में विधिक व्यक्ति अर्थात कोई कंपनी, कोई संस्था, इनको भी शामिल किया गया है। ये स्पष्ट रूप से आर्टिकल 14 में लिखा है। आप लोग याद रखेंगे कि आर्टिकल 14 में व्यक्ति शब्द में नागरिक, विदेशी, कोई कंपनी, कोई संस्था, कोई पंजीकृत सोसाइटी, सबको शामिल किया गया है। अर्थात इसे ऐसे समझें कि हमारा संविधान या हमारा कानून विधियों का समान संरक्षण अलग अलग दो कंपनियों को भी देगा, वो दो कंपनियों के मध्य भी विभेद नहीं करेगा, दो अलग अलग संस्थाओं के मध्य भी विभेद नहीं करेगा, दो व्यक्तियों के मध्य विभेद तो करना अब दूर की बात है, ये इनके साथ भी असमान व्यवहार नहीं करेगा, इनके साथ भी समान ट्रीटमेंट दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बहुत अच्छी बात अब हमें याद रखनी है, सब लोग आर्टिकल 14 पढ़ तो जरूर लेते हैं लेकिन उसमेमें बहुत सारे अपवाद हैं, उन अपवादों को नहीं पढ़ते हैं। आज हम इन पे भी फोकस करते हैं, पहले इनको पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 361 जो है हमारे संविधान का ही, वो ही इसका सबसे बड़ा अपवाद है। इसके तहत भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों को कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। वो क्या शक्तियां हैं जो इसका अपवाद बनेगी? अब देखिए मुझे यकीन है कि 80-90% स्टूडेंट्स को इसके अपवाद याद नहीं रहते और एग्जामिनर इन्हीं बातों का फायदा उठा करके हमसे प्रश्न पूछता है, तो हमें अपवाद जरूर याद रखने। आज मैं इस वीडियो में हर एक आर्टिकल के अपवाद आपको बताने वाला हूं। अपने कार्यकाल के दौरान कौन कौन? भारत के राष्ट्रपति और भारत के राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किए हुए कार्यों हेतु किए गए कार्यों के लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। अर्थात ये इसका क्या हो गया? अपवाद। मान लीजिए किसी राष्ट्रपति के पद पर किसी व्यक्ति ने रहते हुए या राज्यपाल के पद पर रहते हुए किसी व्यक्ति ने कोई कानून का उल्लंघन किया था, तो उसे न्यायालय में खड़ा नहीं किया जा सकता कि आपने ऐसा किया, वो जवाबदेह नहीं है, वो उस पद ने काम किया है, उस व्यक्ति ने नहीं। उसको छूट मिल गई, अर्थात उसके साथ समान ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो ये इसका अपवाद है। पदावधि के दौरान न्यायालय में कोई दांडिक कार्रवाई प्रारंभ या चालू नहीं की जा सकती। देखिए हमारे संविधान ने 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये छूट दी है कि उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी दांडिक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि वो उस पद पे हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए वो पद पे रहते हुए उनको कोई सजा सुना भी दी, तो राष्ट्रपति को तो आर्टिकल 71 के तहत और राज्यपाल को आर्टिकल 161 के तहत शक्तियां प्राप्त है। मान लीजिए आपने राष्ट्रपति को 20 साल की सजा सुना दी, तो वो एक लेटर लिखेगा कि मैं राष्ट्रपति जो है वो अपनी इस सजा को माफ करता हूं, क्योंकि 71 कहता है ना क्षमादान की शक्तियां, ऐसे ही राज्यपाल को भी शक्तियां हैं। इसलिए हमने पहले ही समझदारी से इन आर्टिकल्स को इस रूप में शामिल कर लिया कि भैया क्योंकि
ये तो भारत के प्रथम नागरिक है ना, इनके विरुद्ध कहाँ दंडिक कार्रवाई की जाएगी। तो ये इसका अपवाद है कि अगर ये कोई कानून तोड़ भी देते हैं तो उनके खिलाफ दंडिक कार्रवाई नहीं की जाएगी, अर्थात ये एक प्रकार की असमानता दर्शा रहा है। पदावधि के दौरान गिरफ्तारी या उससे संबंधित कोई कार्रवाई इनके साथ नहीं की जाएगी। देखिए अभी हमने आर्टिकल 14 में पढ़ा कि विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे, लेकिन यहाँ अभी हम अपवाद पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधियां वैसी नहीं होगी जैसी अन्य लोगों के लिए होगी। दीवानी मुकदमा भी नहीं चला सकते, लेकिन अगर चलाया ही जाए तो उसके 60 दिन के पहले या 60 दिन पूर्व उनको सूचना देनी होगी कि आपके विरुद्ध ये दीवानी कार्रवाई की जा रही है, तब जाके वो दीवानी मामला चलाया जा सकता है। तो ऐसे 4 अपवाद आर्टिकल 361 के तहत हैं। आर्टिकल 361 के क में भी कुछ अपवाद दिए हुए हैं, और वो क्या है कि सांसद और जो विधायक हैं इनके सांसद और विधायक की कार्यवाही का प्रकाशन करने पर दीवानी और फौजदारी मामले नहीं चलाए जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति इसकी कार्रवाई का प्रकाशन करता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती। संसद में किसी सदस्य के वक्तव्य के विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं होगी, और सेम विधानसभा में दिए गए किसी व्यक्ति के विरुद्ध या व्यक्ति द्वारा दिए गए वक्तव्य के विरुद्ध न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जाएगी। देखिए एक छोटी सी बात याद रखिएगा, संसद में अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है या विधानसभा में व्यक्ति कोई कुछ बोल रहा है जो उसका सदस्य है, तो उसकी कार्रवाई अगर वो मान लीजिए कोई कानून उल्लंघन करने की बात करता है, मान लीजिए कोई विधायक गाली देता है या किसी को थप्पड़ मार देता है, तो उस अंदर उस सदन में जो किया गया है उसके लिए किसी न्यायालय में कोई बात नहीं की जा सकती, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती, किसी थाने में कोई मुकदमा नहीं लड़ा जा सकता। उसके लिए जो भी निर्धारण करना है वो संसद में एक समिति होती है वो करेगी, विधानसभा में एक समिति होती है वो करेगी। तो ये इसका अपवाद है कि अगर संसद या विधानसभा में ऐसा कोई कृत्य किया जाता है, कानून तोड़ा जाता है, तो वो विधि के समक्ष समता के अपवाद के रूप में मान लिया जाएगा और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। और बढ़ते हैं, जो विदेशी शासक, मान लीजिए कि नेपाल का या भूटान का या किसी देश का शासक हमारे देश में आया है, उनका कोई राजदूत हमारे देश में आया है या उनका कूटनीतिक व्यक्ति कोई हमारे देश में आया है, तो उन पर भी कोई दीवानी और फौजदारी मामला दायर नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कि अमेरिका का कोई व्यक्ति जो राजदूत बनकर के हमारे देश में आता है और वो यहाँ किसी व्यक्ति के साथ लड़ लेता है, लड़ाई हो जाती है और हम थाने में एफआईआर करने जाते हैं, तो ये अपवाद है कि उसके खिलाफ एफआईआर यहां दर्ज नहीं की जा सकती। ऐसे लोगों को छूट दी गई है। और साथ में जो यूनाइटेड नेशन है उसके जितने भी सब जो ग्रुप हैं, उसके जो संबद्ध संस्थान हैं, उनके सदस्य भी अगर भारत में आते हैं या यूनाइटेड नेशन के सदस्य या कूटनीतिज्ञ हमारे यहाँ आते हैं, तो उनको भी विधि के समक्ष समता से मुक्ति है। अगर वो हमारे यहाँ कोई कानून का उल्लंघन करते हैं तो आईपीसी से उनको सजा नहीं दी जा सकती। तो ये इसके अपवाद थे। अब मैं विशेष रूप से इनको याद रखना है। आर्टिकल 14 में हमने अभी तक क्या पढ़ा कि विधि के समक्ष समता इसका हेडिंग है, लेकिन इसके अंतर्गत 2 बातें निहित हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। पहले हमने इन दोनों को अवधारणात्मक रूप में पढ़ा और फिर हमने इनको अपवाद के रूप में इनके कौन कौन से अपवाद हैं वो पढ़ा। इसका एक अपवाद है, बहुत विशेष है ये अपवाद, कि अनुच्छेद 31 ग के तहत लागू होने पर या 31 ग के लागू होने पर जो 14 है विधि के समक्ष समता, ये स्वतः समाप्त हो जाता है। अब यूपीपीसीएस और सीडीएस एग्जाम ने एक बार ये प्रश्न पूछा कि किस अनुच्छेद के लागू हो जाने पर अनुच्छेद 14 स्वतः समाप्त हो जाता है, तो आपको इसके अपवाद में इसका आंसर मिलेगा कि अनुच्छेद 31 ग के तहत के लागू हो जाने पर 14 स्वतः समाप्त हो जाता है। तो इस आर्टिकल में लिखा क्या है, इसमें हेडिंग में लिखा हुआ है कि कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों का लागू होना। क्या लिखा है? नीति निर्देशक तत्वों के लागू होने पर मौलिक अधिकारों के प्रभावी न रह जाने की बात कहता है आर्टिकल 31 ग। आगे जब हम इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन नीति निर्देशक तत्व पर अगर केंद्र कोई कानून बनाता है
तो वो लागू हो जाता है, वो स्वतः लागू माना जाएगा। लेकिन अगर कोई राज्य उससे रिलेटेड कोई कानून बना देता है तो उसे पहले तो राष्ट्रपति के लिए विचार करना होगा। अब देखिए यहां कौन से कानून की बात की जा रही है। नीति निर्देशक तत्व का पालन करने के लिए अगर कोई मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र कोई कानून बनाता है और वो कानून अगर मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में बात की जा रही है कि अगर राज्य ऐसी विधि बनाए तो उसे राष्ट्रपति के विचार हेतु ऐसा कानून पहले भेजना होगा या आरक्षित करना होगा, और अगर वो स्वीकृति देगा तो ही वो कानून बन पाएगा। जबकि केंद्र में ऐसा नहीं है। केंद्र में अगर केंद्र की सरकार चाहे तो ऐसा कानून बना सकती है। ये आर्टिकल 31G कहता है। हम आगे इस पर और चर्चा करेंगे जब 31G पढ़ेंगे। अभी हम 14 पढ़ रहे थे, उसके अपवाद के रूप में इसे हमने पढ़ा। ये बहुत विशेष फैक्ट है, आप लोग याद रखेंगे। तो मुझे लगता है आप लोगों को आर्टिकल 14 आराम से क्लियर रहा होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत दुविधा बनती है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट करते रहिए। अगर आपका कोई सुझाव हो या कोई बात आप मुझसे शेयर करना चाहते हो तो एक व्हाट्सएप नंबर हमने स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है या कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप इन पर हमें कमेंट कर सकते हैं। अब हम आते हैं आर्टिकल 15 पे। देखिए हमने 14 से लेकर 18 तक के सारे आर्टिकल समानता की बात करते हैं, तो 15 भी उसी क्रम का दूसरा आर्टिकल है जो कुछ आधारों पर विभेद को मना करेगा कि इन आधारों पर विभेद नहीं करना है। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है कि एक व्यक्ति के साथ 5 आधारों पर विभेद नहीं किया जा सकता, ये कहता है आर्टिकल 15। इतनी लाइन तो सब लोग पढ़ के रखते हैं कि जन्म, लिंग, वंश, मूल स्थान और धर्म या धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन 5 आधारों के आधार पर किसी एक व्यक्ति के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। ये सबको याद रहता है। हम थोड़ा डीप में चलते हैं। तो पहला जो प्रश्न यहां से बनता है कि कितने आधारों की बात की गई है? केवल 5 आधारों की, अर्थात अन्य आधारों पर किया जा सकता है, पहली बात। और दूसरा कि जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करना है, कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई ऐसा का बात नहीं करना है जिससे उसके साथ इन 5 आधारों पर विभेद या उसमें कोई उसके लिए कोई नकारात्मक चीज ऐड कर दी जाए, या इन 5 आधारों पर उस एक व्यक्ति के साथ नेगेटिव व्यवहार नहीं किया जाएगा। इसके अंदर 6 उपखंड हैं। कितने उपखंड है? 6। हम जनरली एक लाइन में इसको खत्म कर लेते हैं, लेकिन आज नहीं करना है, आज इसे डीप में पढ़ते हैं। इसके 6 उपखंडों में सारे पढ़ने वाले हैं। इसके जो 3 उपखंड थे, उपखंड 1, उपखंड 3 या 15(1), 15(2), 15(3), ये तो सब मूल संविधान में थे। लेकिन उपखंड 4, 5 और 6 जो है वो बाद में संशोधन द्वारा जोड़े गए। अब यही हमको पूरी बातें समझनी है। तो पहले हम उपखंड 1 और 3 पढ़ लेते हैं, 2, 3 तक। उपखंड 1 क्या कहता है कि राज्य, अब राज्य की परिभाषा हम पहले ही पढ़ चुके हैं। किसी नागरिक, अब मैंने कहा था कि 15 में नागरिक शब्द का उपयोग हो गया, अर्थात ये सबको प्राप्त नहीं है। कोई विदेशी यहां आकर के ये बात नहीं कह सकता कि मुझे आर्टिकल 15 का अधिकार दो, उसको नहीं प्राप्त है, क्योंकि आर्टिकल में क्या शब्द यूज हो गया? नागरिक। राज्य किसी नागरिक के साथ विरुद्ध या नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। अर्थात ये जो राज्य है या हमारे देश की सरकारें हैं, भले वो देश की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, नगर निकाय की सरकार हो या कोई सार्वजनिक जो हमारे यूनिट्स होते हैं, इनकी कोई बॉडी हो, वो नागरिक के साथ इन 5 आधारों पर विभेद नहीं करेगी। किसी को यूं नहीं कहा जा सकता कि क्योंकि तुम फलानी जाति के हो इसलिए तुम्हें नौकरी नहीं दी जाती, क्योंकि तुम फलाने धर्म के हो इसलिए तुम्हें नौकरी नहीं दी जाए, या तुम्हें इस कानून का पालन नहीं मिलेगा, या तुम्हें इस कानून का फायदा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो उपखंड 1 बड़ा सरल है, सबको समझ आया होगा। उपखंड 2 इसी बात को दूसरे तरीके से कहता है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई निर्योग्यता, दायित्व और निर्बंधन या शर्त नहीं लगाई जाएगी, या किसी व्यक्ति के साथ इन 5 आधारों पर कोई निर्योग्यता नहीं लगाई जाएगी। ऐसा नहीं कर सकते कि कोई एक निश्चित जाति का है, किसी निश्चित लिंग का है तो उससे ज्यादा पैसे ले लो या ज्यादा उस पर टैक्स वसूला जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता।
उपखंड 1 और 2 में बहुत अंतर है। अब यहां समझना, वैसे दिखने में तो ये उपखंड 1 और 2 बड़ा एक जैसे लग रहे होंगे, क्योंकि पहला भी कहता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ ऐसा इन 5 आधारों पर विभेद नहीं करेगा, और दूसरा भी कहता है कि इनके साथ 5 आधारों पर विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन अंतर है इन दोनों में, बहुत ज्यादा अंतर है, उसे समझते हैं। उपखंड 1 जहां व्यक्ति को राज्य के से संरक्षण देता है, वहीं उपखंड 2 व्यक्ति को व्यक्ति से संरक्षण देता है। अब ध्यान से पढ़ते हैं इसे। देखिए उपखंड 1 क्या कहता है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध इन 5 आधारों पर विभेद नहीं करेगा, और उपखंड 2 कोई नागरिक केवल इन 5 आधारों पर अन्य व्यक्तियों के साथ विभेद नहीं करेगा। दोनों में बड़ा अंतर है ना। एक जो उपखंड था वो राज्य अर्थात सरकारों से व्यक्ति को संरक्षण प्रदान कर रहा है, जबकि दूसरा उपखंड दूसरे नागरिकों से अर्थात प्राइवेट बॉडी से भी लोगों को इन 5 आधारों पर संरक्षण प्रदान कर रहा है। और यही बात लिखी हुई है आगे कि किसी भी व्यक्ति के साथ सड़क हो, धर्मशाला हो, तालाब हो, कुआं हो, मंदिर हो, भोजनालय हो, इन आधारों पर किसी एक व्यक्ति के साथ या कोई अन्य व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वो किसी जाति का है, किसी लिंग का है, किसी स्थान पर जन्मा है, या उसका धर्म कुछ और है, या उसका जन्म स्थान कोई और है। इन आधारों पर विभेद नहीं किया जाएगा। तो अब शायद आप लोगों को उपखंड 1 और उपखंड 2 में अंतर भी समझ में आया होगा, और इसके अंदर क्या बातें कही है वो भी समझ आई होगी। अब हम उपखंड 3 पर चलते हैं। उपखंड 3 जो है वो थोड़ा रिजर्व है, अलग बात कह रहा है, यहां ध्यान से समझना है। ये मूल संविधान का हिस्सा था। देखिए संविधान निर्माताओं को पता था कि भारत में आज की तारीख में जो स्त्रियां हैं वो पिछड़ी हैं, उनकी स्थिति वैसी नहीं है जैसी पुरुषों की है, और बच्चों को भी कुछ संरक्षण मिलना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने एक क्लॉज जोड़ा, उपखंड जोड़ा, राज्य के को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से नहीं रोका जाएगा। अर्थात आर्टिकल 15 जो है उसके तहत इस आधार पर राज्य को, सरकार को कानून बनाने से नहीं रोका जाएगा कि वो विभेद नहीं कर सकता, वो स्त्रियों और बालकों के लिए कुछ विशेष उपबंध करने के लिए कानून बना सकता है, ऐसा कहता है उपखंड 3। और इसी के तहत महिलाओं को जितनी भी छूट या बच्चों को जितनी भी सरकार ने छूट दे रखी है वो सब इसी आर्टिकल के तहत है। याद रखिएगा, इसे हम शॉर्टकट में 15(3) कहेंगे। तो 15(3) वो एक आर्टिकल है जो महिलाओं और बच्चों के लिए भेदभाव करते हुए उनको सहायता देने का काम करता है। अब यहां भेदभाव किस सिद्धांत पे किया जा रहा है तो समझिए, हमने अभी बात की, एक सिद्धांत है इस दुनिया में संरक्षणात्मक विभेद। क्या सिद्धांत है? संरक्षणात्मक विभेद का सिद्धांत। ये क्या सिद्धांत है? थोड़ा सा इस बात से हटकर हम इस पे फोकस करते हैं। देखिए संरक्षणात्मक विभेद का सिद्धांत कहता है कि ऐसे लोग जो कि कमजोर हैं और बाकी वो सामान्य आदमी की के कंपैरिजन में, तुलना में उस स्थिति में नहीं है, तो आप कुछ स्पेशल उनके लिए प्रावधान करें। ये एक भेदभाव नहीं है, ये उन लोगों को दिया गया या उनको बराबरी में लाने के लिए किया गया एक प्रयास है, और ऐसा प्रयास ही कहलाता है संरक्षणात्मक विभेद का सिद्धांत। अर्थात सीधे शब्दों में कहूं तो अगर कोई एक पिछड़ा व्यक्ति है, वो मजबूत की तुलना में बराबर नहीं है, और सरकार उसके लिए कुछ स्पेशल बातें कर देती है, स्पेशल छूट दे देती है, स्पेशल उसकी सहायता करती है, तो यह भेदभाव नहीं माना जाएगा। यह सिद्धांत है संरक्षणात्मक विभेद का सिद्धांत, याद रखना है। और इसी के तहत महिलाओं और बच्चों को बहुत सारी छूट दी गई है। अब क्या क्या छूटें दी गई, मैं कुछ उदाहरण बता देता हूं। वैसे तो 50 ऐसी चीजें हैं जो इनके लिए हमने की। जैसे बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा हमने दी, आरटीआई कानून में बच्चों को कुछ विशेष जगह दी, मिड डे मील में हमने कुछ बच्चों को सहायताएं दी, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, भले ही वो पंचायतों का आरक्षण हो, और अब तो हमने महिलाओं को संसद वाले क्षेत्र में भी या बड़े क्षेत्र पे, बड़े स्तर, संसद और विधानसभा स्तर पर भी आरक्षण देना है।
यूपीएससी में या एमपीपीएससी में जब फॉर्म भरे जाते हैं तो भले ही से उनके फॉर्म निशुल्क भराने हो या कम पैसे में भरवाने हो, तो ऐसा कहा जा सकता है कि भैया ये भेदभाव क्यों? क्योंकि आर्टिकल तो सब लोगों के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव करने की मना ही करता है। तो आर्टिकल 15(3) भेदभाव करने की बात करता है कि अगर इनको कुछ छूट दी जाती है तो उसे भेदभाव नहीं माना जाएगा। जैसे उज्ज्वला योजना में कुछ एसटी एससी या ऐसी महिलाओं को छूट दी गई, फ्री निःशुल्क सिलेंडर बांटे हों, या भाई महिलाओं को भले इससे मातृत्व अवकाश दिया जाता है, पुरुषों को नहीं दिया जाता। पुरुषों को 15 दिन का अवकाश है, लेकिन महिलाओं को 6 माह और ऐसे बड़ा 2 साल तक जिसे बढ़ाया जा सके बच्चे पालन अवकाश के नाम से। तो ऐसी बहुत सारी छूटें दी गई है, तो उसको हम विभेद नहीं मानेंगे, उसे भेदभाव नहीं मानेंगे। यह है संरक्षणात्मक विभेद, कि उनको कुछ सहायता देने वाला विभेद है। क्लियर रहा होगा? तो अभी हमने 15(1) पढ़ा, 15(2) पढ़ा और 15(3) पढ़ा। अब हम आगे चलते हैं। 15(4) पढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत विशेष बात बता रहा हूं जो जनरली स्टूडेंट्स को याद नहीं है। एक केस मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं। वैसे तो बहुत सारे कोर्ट केस हैं, लेकिन हम अलग वीडियो में उसको शेयर करेंगे। लेकिन यहां एक स्पेशल केस है, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोईराजन। सर्वोच्च न्यायालय में ये एक केस रहा, और ये ऐसा केस है जिसके बारे में मुझे लगता है हर भारतीय को पता होना चाहिए, हर भारतीय को बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि इसी केस के आधार पर भारत का पहला संविधान संशोधन होगा। सोचिए कितना महत्वपूर्ण केस है कि पहला संविधान संशोधन जो है वो इसी के आधार पर हो रहा है, या इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो बातें डिसीजन दिया गया उसे जोड़ी गई है पहले संविधान संशोधन द्वारा संविधान में, और इसी से आर्टिकल 15(4) जो है वो बना। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, आर्टिकल 15(4) हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। ये 1951 में जाकर 1951 में जाकर के हमने जोड़ा है, और इस आर्टिकल को जोड़ने के पीछे एक केस था, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोईराजन केस। अब ये चंपकम दोईराजन है कौन? ये एक महिला का नाम है। लग रहा होगा किसी पुरुष का नाम है, लेकिन नहीं, ये एक महिला का नाम है जो कि ब्राह्मण समुदाय से आती है। किससे समुदाय से आती है? ब्राह्मण समुदाय से। अब मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि तमिलनाडु राज्य बाद में बना, उसका पुराना नाम मद्रास हुआ करता था। तो ये उसी मद्रास की बात चल रही है। 1951 में उसका नाम मद्रास था, वो तो 69 में जाकर के चेंज हुआ। मैं पिछले वीडियो में आपको एक लिस्ट बता चुका हूं कि किन किन राज्यों के नाम कब कब चेंज हुए हैं। अगर आपने देखे होंगे तो याद रहा होगा, और नहीं देखे तो अभी कोई देर नहीं हुई, देख लीजिएगा। तो ये जो मद्रास राज्य है, जो कि वर्तमान में तमिलनाडु राज्य है, वहां पर एक ब्राह्मण परिवार में एक महिला रहती थी जो कि मेडिकल की तैयारी करती थी, या मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रही थी। 12वीं कक्षा पास होने के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही थी, और ये उस तैयारी के बाद अच्छे नंबर लाती हैं उस एग्जाम में, लेकिन इनको किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। और एडमिशन क्यों नहीं मिलता है वो समझते हैं। 1927 में जो तमिलनाडु या मद्रास के जो गवर्नर थे, अंग्रेजी गवर्नर, वो एक आदेश जारी करते हैं जिसे हम कहते हैं सांप्रदायिक आदेश। याद रखिएगा, सांप्रदायिक आदेश, या इसे इंग्लिश में कहा जाएगा कम्युनल ऑर्डर। ये कम्युनल ऑर्डर जो 1927 में बनाया गया था, ये मद्रास राज्य में लागू था। संविधान बन जाने के आजादी के बाद भी लागू था। और ये क्या कहता था कि वहां 2 चीजों, शिक्षण संस्थाओं और नौकरियों में जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, ऐसा कहता था ये 1927 का आदेश, जो आजादी के बाद संविधान लागू हो जाने के बाद भी चल रहा था। तो ये जो महिला है चंपकम दोईराजन, जब इनका एडमिशन नहीं हो पाता है अच्छे नंबर लाने के बाद भी, तो ये कोर्ट जाती है। कौन से? मद्रास कोर्ट जाती है। आर्टिकल 226 के तहत रीट दायर करती है और कोर्ट जाती है। तो कोर्ट इनको फैसला सुनाता है कि भैया ये जो राज्य ने किया ये गलत है। तो राज्य उसके खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाता है, और सर्वोच्च न्यायालय 1951 में एक फैसला सुनाता है कि भाई आर्टिकल 15 के तहत जन्म या 5 आधार, जन्म स्थान, लिंग, धर्म, जाति, वंश, इन आधारों पर विभेद नहीं किया जा सकता। अर्थात ये जो 1927 का ऑर्डर है, इसे हम आज दिनांक को ही नल एंड वाइड मतलब शून्य घोषित करते हैं।
लेकिन भारत सरकार ने तो इन सबको जाति के आधार पर पहले ही डिस्क्रिमिनेशन कर रखना था, तो उन्होंने आर्टिकल 15(4) जोड़ा और यही भारत की जो कुछ गलतियां थी वहां, या भारत में विभेदीकरण, बांटने की जो राजनीति है उसकी शुरुआत मानी जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर शायद इसे सबके लिए जनरलाइज कर दिया होता तो समस्याएं कम होती, लेकिन इसे दूसरे रूप में जोड़ा गया जो ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाया। धन्यवाद कहना चाहूंगा इसलिए उस समय की भारत सरकार को। आगे बढ़ते हैं, तो इसके तहत लिखा क्या है, 15(4) जो है वो क्या कहता है उसको समझते हैं, जो 1951 में संशोधन करके जोड़ा गया। यहां जोड़ा गया कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और एसटी और एससी, तीन बातें होंगी। ओबीसी मतलब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, एसटी और एससी के विकास के लिए कोई उपबंध किया जा सकता है, अर्थात सरकार अगर इनके लिए कोई उपबंध करती है तो उसे विभेद नहीं माना जाएगा या उसे आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और फिर इसके तहत एसटी, एससी और ओबीसी और सबको आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन दिया गया। खैर ये बाद में बहुत अच्छा साबित हुआ। तो इसी के तहत विधानसभा में इनकी सीटें आरक्षित की गई। इसी के तहत एमपीपीएससी में फॉर्म भरने में इनको कम शुल्क दिया जाने लगा। या आज भी हम जब फॉर्म भरते हैं तो जनरल के लिए जो फीस लगती है, ओबीसी के लिए जो फीस लगती है उससे कम एसटी और एससी को देनी होती है। तो ये कौन सा सिद्धांत है जिससे उनको ये कम फीस देनी पड़ती है? अब भी मैंने बताया, संरक्षणात्मक विभेद का सिद्धांत, और वही लिखा है 15(4) में। और 15(4) क्या कह रहा है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और एसटी और एससी के विकास हेतु कोई उपबंध सरकार कर सकती है। ये करने का काम कौन कहता है? 15(4). 15(5) भी पढ़ लेते हैं साथ में। हमने अभी बात की कि ये पहला संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, याद रखिएगा। ये कोई रिजर्वेशन की बात नहीं करता है, ये केवल कानून बनाने की बात करता है। बहुत सारे वीडियोस में लोगों ने इसे रिजर्वेशन की बात कही है। देखिए रिजर्वेशन दो प्रकार का है, जो 15(5) में जोड़ा गया है और फिर 16 में जोड़ा गया है। तो वो नौकरियों का जो रिजर्वेशन है वो 16 में बात करेंगे, और 15 में जो शिक्षण संस्थानों में है वो 15(5) में बात करेंगे। यहां बात की जा रही है कोई व्यवस्था देने की, जैसे फॉर्म भरने में छूट या और प्रकार की जो छूटें हैं वो यहां से दी गई हैं। 15(5) क्या कहता है इसे समझते हैं। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, एसटी और एससी के उत्थान हेतु शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से छूट संबंधित नियम सरकार बना सकती है। सरल शब्दों में कहूं तो सरकार 15(5) के तहत पिछड़े वर्गों, एसटी और एससी के लिए शिक्षण संस्थानों में छूट प्रदान कर सकती है, और की भी। शिक्षण संस्थानों में जो लोगों को सीट में रिजर्वेशन मिला वो इसी आरक्षण या इसी आर्टिकल के तहत मिला, या इस आर्टिकल के तहत दिए आरक्षण से मिला। शैक्षणिक संस्थान भले ही वो सरकारी हो, निजी हो, अनुदान प्राप्त हो या अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो, वहां पर यह डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है सरकार द्वारा, याद रखिएगा। और यह प्रावधान भी मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा। ये 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जोड़ा गया और 2006 में ये लागू हुआ है। याद रखना है, शिक्षण संस्थानों में इनके लिए जो विशेष व्यवस्था है वो एक स्पेशल आर्टिकल 15(5) के तहत जोड़ी गई, जिससे इनको उच्च शिक्षण संस्थानों, देखिए इसके तहत शिक्षण संस्थानों में तो आरक्षण मिल गया था, लेकिन उच्च शिक्षण संस्थानों में अभी भी आरक्षण नहीं मिल रहा था। तो वो उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने या स्पेशली उसका वर्णन करने के लिए 15(5) जोड़ा गया। हो सकता है आपका दिमाग यहाँ कंफ्यूज कर जाए, दोनों आर्टिकल एक जैसे लग रहे होंगे। तो देखिए उपखंड 4 जो है 15(4) वो कहता है कि एसटी, एससी और ओबीसी के लिए कुछ विशेष प्रावधान जोड़े जा सकते हैं, और वो प्रावधान आरक्षण के हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि नौकरियों में आरक्षण होता है इसलिए वो 16(4) में कहेंगे। बाकी उपबंध, फीस भरने में कमी या फिर उनके लिए निःशुल्क कुछ व्यवस्था जारी करनी हो, तो वो सब 15(4) में होती है। और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण भी यहां से था, लेकिन 15(5) के जोड़ते से ही वो आरक्षण यहां शिफ्ट हुआ। 93वें संविधान संशोधन से 2005 में ये प्रावधान जोड़ा कि उच्च शिक्षण संस्थानों, भले ही वो आईआईटी हो, भले ही वो आईआईएम हो, इन सब में भी आरक्षण दिया जाएगा एसटी, एससी और ओबीसी को। और वो कौन कहता है? 15(5) कहता है। अब क्लियर रहा होगा।
ये याद रखिएगा। और इसी 15(5) के तहत ओबीसी को 27% आरक्षण मिला उच्च शिक्षण संस्थानों में, आईआईटी आईआईएम में भी इनको आरक्षण मिल गया। इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया था। अब ये केस पढ़ने की जरूरत नहीं है। अशोक कुमार वर्सेस भारत सरकार नाम का एक केस था, 2008 में उसका डिसीजन आया और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15(5) के तहत की गई व्यवस्थाएं सही हैं, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने यहां लिखी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में क्रीमी लेयर का सिद्धांत दे दिया। अब ये आप एक फैक्ट के रूप में रट्टा मार लीजिए प्री के हिसाब से कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। कब प्रतिपादित किया गया? 2008 में प्रतिपादित किया गया। और किस केस में? 15(5) के विरुद्ध अशोक कुमार वर्सेस भारत संघ एक मामला था, उसके तहत इसको सुप्रीम कोर्ट ने प्रसारित किया या ये सिद्धांत दिया। तो 5 तक की सारी चीजें क्लियर होगी। उपखंड 6 अभी जोड़ा है, ये करंट अफेयर से। हो सकता है अगर आपने पुरानी किताब पढ़ी हो तो आपने ये अपनी किताब में अपडेट कर लेना है। ये 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में जोड़ा गया, तो 2019 में 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है उसकी बात कर लेते हैं। हमको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 103 ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, जनरल का ही वो हिस्सा जो आर्थिक रूप से पिछड़ा था, उसके लिए ये प्रावधान जोड़ेगा। और इसमें 2 बातें की गई, 6क और 6ख। 6 का कहता है आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए जा सकते हैं, और 6ख कहता है कि आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश संबंधित उपबंध किए जा सकते हैं। अर्थात जो 4 और 5 में बात कही थी वो 6 के क और ख में ईडब्ल्यूएस पे भी लागू हो गई। अब इन तीनों आर्टिकल्स को एक बार शॉर्टकट में पढ़ लेते हैं अपन कि 15(4) कहता है एसटी एससी ओबीसी वर्गों की उन्नति हेतु विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। 15(5) कहता है एसटी एससी ओबीसी के लिए शिक्षण संस्थानों से संबंधित विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। और 15(6) कहता है ईडब्ल्यूएस के लिए शिक्षण संस्थान और उनके उत्थान के लिए अन्य उपबंध किए जा सकते हैं। ये 15 आपका आर्टिकल पूरा हुआ। मुझे लग रहा है अब 15 आर्टिकल्स में से आपको कुछ छूटे, ऐसी कोई बात ना रहे। हमारी कोशिश है कि एक भी बात या एक भी पॉइंट आपका इस आर्टिकल से ना छूटे। अब हम 16 पे आ जाते हैं। देखिए 16 आर्टिकल जो है वो पूरी तरह नौकरियों की बात करेगा। इसे लोक नियोजन शब्द को मैं थोड़ा ट्रांसलेशन करके नौकरी शब्द लिख देता हूं कि नौकरियों के विषय में अवसर की समता या नौकरियों के लिए अवसर की समता, यह आर्टिकल कहता है 16। तो 16 में क्या लिखा हुआ है? इसके तहत भी 6 उपखंड है, 7 उपखंड है, उनमें से 6 अभी हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहां उपखंड 1 क्या कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित सभी विषय में नागरिकों को, फिर से क्या आया? नागरिकों को, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं, नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, अर्थात अवसर उन सबको समान रूप से दिए जाएंगे। उपखंड 2 क्या कहता है? राज्य में किसी पद पर नियोजन में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास। अब यहां याद रखिएगा, ये किसी को याद नहीं रहता है। सब लोग कहते हैं कि आर्टिकल 15 में 5 आधारों पर विभेद की बात की गई है, आर्टिकल 16 में 7 आधारों की बात की गई है। और वो 7 आधार कौन से हैं? हो सकता है आज आपको मोबाइल पे गूगल करना पड़े, चंपकम दोईराजन केस, और ये 16(2) आप गूगल स्पेशल कीजिएगा इसको। इसमें 7 आधारों की बात की गई है। धर्म 5 तो वही पुराने, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, या उद्भव और निवास जोड़ दिया, जन्म स्थान पुराना ही है। तो 2 पॉइंट कौन से जोड़ दिए? उद्भव और निवास। इन आधारों पर भी कोई नागरिक को अपात्र नहीं घोषित किया जाएगा या उसे विभेद नहीं किया जाएगा उसके साथ। 2 बातें हो गई। उपखंड 1 कहता है कि नौकरियों के सब्जेक्ट में किसी से कोई भेदभाव नहीं करना। उपखंड 2 कहता है कि इन 7 आधारों पर किसी भी व्यक्ति से कोई विभेद नहीं करना। और उपखंड 3, ये अब यहां से आरक्षण की बातें शुरू हो जाएंगी नौकरियों में। संसद विधि बना करके लोक नियोजन के लिए किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में निवास संबंधित शर्त को लागू कर सकती है। हो सकता है कि कोई राज्य या किसी देश के हिस्से में
उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए किसी एक नौकरी या नौकरियों के कुछ प्रकारों में विशेष व्यवस्था कर दी जाए, ऐसा उपखंड 3 कहता है। लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो कानून कौन बनाएगा? वो कानून बनाएगी संसद। राज्य की सरकार कानून नहीं बनाती है, वो कानून बनाती है संसद। अभी थोड़े दिन पहले, कुछ समय पहले एक अमेंडमेंट करना पड़ा, इसीलिए अब 98वां संविधान संशोधन पढ़िएगा। कर्नाटक राज्य के राज्यपाल को शक्ति दी गई इस संविधान संशोधन के माध्यम से कि वह अपने राज्य के नागरिकों या क्षेत्र, विदर्भ का जो थोड़ा सा क्षेत्र है उनके, कर्नाटक वाला, उस क्षेत्र के नागरिकों के लिए, जो वहीं के निवासी हैं उनके लिए कुछ नौकरियों में विशेष व्यवस्था कर सकती हैं। तो ये प्रावधान जो है वो 16(3) करता है कि निवासियों के लिए नौकरियों में आरक्षण की बात कर रहा है ये, कि संसद चाहे तो ऐसा कानून बना सकती है, राज्य नहीं बना सकता। याद रखिएगा, एमपीपीएससी में मध्य प्रदेश के लोगों के लिए आरक्षण करने की बात है तो वो राज्य नहीं करेगा। यह शक्ति केवल संसद को है, ना कि विधानसभा को, याद रखना आपको। और यह 16(2) का उपवाद है। 16(2) में क्या कहता है कि निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन 16(3) कह रहा है कि अगर संसद ऐसा कोई कानून बनाए तो थोड़ा बहुत अपवाद या विवाद, थोड़ा बहुत विभेद किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। 16(4) क्या कहता है? तो असली में जो आरक्षण का मूल आधार है वो 16(4) है। राज्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के पक्ष में जिनका की प्रतिनिधित्व राज्य में पर्याप्त नहीं है, अगर इसे एक शब्द में कहूं तो मैं अपर्याप्त प्रतिनिधित्व की स्थिति में राज्य नियुक्ति या पदों में आरक्षण कर सकता है। पर्याप्त प्रतिनिधित्व रहा तो नहीं करना है, लेकिन अपर्याप्त प्रतिनिधित्व की स्थिति में ऐसा कर सकता है। 16(4) का उपखंड 1 क्या कहता है कि एसटी एससी को पदोन्नति में ज्येष्ठता परिणाम के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। और इस बात को हमने 85वें संविधान संशोधन से जोड़ा था, 85वें संविधान संशोधन से 2001 में जोड़ा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट में इसमें केस हुआ, तो हम जब एक वीडियो आरक्षण के ऊपर बनाएंगे उसमें इस बात को, पदोन्नति में आरक्षण है या नहीं, समझेंगे। लेकिन अभी आप इसे समझिए कि 16(4) क्या कहता है। 16(4) साफ शब्दों में कहता है कि राज्य में जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, वो पिछड़ा वर्ग हो, वो एसटी हो या वो एससी हो, तो राज्य उनके लिए पदों का आरक्षण कर सकता है। तो असली में एसटी एससी को आरक्षण या ओबीसी को आरक्षण किस आर्टिकल से मिलता है? 16(4) से मिलता है, नौकरियों में। बैकलॉग में भी बैकलॉग का आरक्षण की व्यवस्था भी बात करता है, लेकिन ये अभी आपके लिए थोड़े आपके स्तर की बात नहीं होगी, केवल एक लाइन में इसे रट लीजिए। बैकलॉग के संबंध में संविधान का आर्टिकल 16(4) का उपखंड 2 जो है वो व्यवस्था करता है कि आरक्षण दिया जाएगा या वो सीटें रिजर्व रखी जाएंगी। ये पूरी बातें मैं आगे एक वीडियो जब आरक्षण से संबंधित बनाऊंगा तो उसमें हम पूरी तरह क्लियर करेंगे। उपखंड 16 का 5 ये क्या कहता है? धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थानों से संबंधित संस्था में पद पर नियुक्ति किसी विशिष्ट धर्म के मानने वालों को वरीयता देने से इनकार नहीं करेगी। समझ नहीं आया होगा, सरल शब्दों में सुन लेते हैं कि अगर कोई धार्मिक संस्था है या कोई सांप्रदायिक संस्था है, तो उस धार्मिक संस्था या सांप्रदायिक संस्था में उस संस्था द्वारा नियम बनाया जा सकता है कि नियुक्ति में किसी विशेष व्यक्ति या विशेष जाति या धर्म के व्यक्ति को वरीयता दी जाए, इसकी छूट देता है 16(5). ये विशेष बात है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछी जाती है। 16(6) क्या कहता है? तो जैसे 15(6) ईडब्ल्यूएस की बात करता था, 16(6) भी ईडब्ल्यूएस की बात करेगा कि ईडब्ल्यूएस अर्थात आर्थिक रूप से पिछड़े हुए दुर्बल वर्गों को विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त 10% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये सेम जैसा एसटी एससी ओबीसी को 16(4) में आरक्षण दिया गया है, 16(6) में जो है वो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण की बात करता है। और ये प्रावधान 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया। 15(5) भी जोड़ा गया, 16(6) भी जोड़ा गया, 15(6) भी जोड़ा गया और 16(6) भी जोड़ा गया। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। तो मुझे लग रहा है आपको आर्टिकल 16 क्लियर रहा होगा।
अब आर्टिकल 17 पे आते हैं। 17 कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन या अंत, इसको समाप्त किया जाए। तो ये क्या कहता है, थोड़ा डीप में चलता है। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा और विधि के अनुसार वह दंडनीय होगा। अब यहां एक बात विशेष बता दूं आपको कि कौन सा अनुच्छेद विधि के अनुसार दंडनीय करता है, प्रावधान मतलब दंड देने की बात करता है, तो वो अकेला जो है वो 17 आर्टिकल ऐसा है जो विधि के अनुसार दंड देने की बात करता है उसके पालन ना होने पर। 15-16 में ऐसी बातें नहीं की गई थी, यहाँ कर रहे हैं कि अस्पृश्यता से उपजी हुई कोई भी निर्योग्यता अगर लागू की जाती है तो उसे विधि के अनुसार अपराध माना जाएगा और वहां एक दंडनीय होगा। और विधि कौन बनाएगा, विधि बनाएगी संसद, और इसी संबंध में विधि बनाई भी 1955 में। अस्पृश्यता को अपराध घोषित करने के लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बना, जिसे 1976 में नाम चेंज करके हमने सिविल राइट एक्ट कर दिया है। सिविल राइट एक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955, इसका नाम ये 1976 में पड़ा है। अस्पृश्यता शब्द को हमारे संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया, याद रखिएगा। संविधान में अस्पृश्यता की परिभाषा नहीं है, अस्पृश्यता की परिभाषा इस कानून में बनाई गई है, याद रखिएगा ये बात। आर्टिकल 18 क्या कहता है, 18 कहता है उपाधियों का अंत किया जाए। कैसे, इसके अंदर भी कुछ बातें हैं। राज्य जो है वो सेना और विद्या, मतलब दो प्रकार की उपाधि दी जा सकती है, एक सेना से संबंधित और एक विद्या से संबंधित उपाधियों या सम्मान के सिवा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। दूसरी बात भी कहता है, यह भारतीय नागरिकों को विदेशों से कोई उपाधि प्राप्त करने का भी निषेध करता है कि कोई भी भारतीय जो है वो किसी विदेशी व्यक्ति से उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। अब यहाँ एक कोर्ट केस में आपको बताना चाहता हूँ। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ का एक मामला था 1996 में, और 1996 के इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 3 चीजें, पद्म भूषण और पद्मश्री को छूट प्रदान कर देता है कि ये जो है वो सम्मान है और ये उपाधियां नहीं है, अर्थात इन्हें उपाधि के रूप में ना माना जाए, इन्हें सम्मान के रूप में किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है, ये उल्लंघन नहीं है। खैर आजादी से आज तक देते ही आ रहे थे, लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार के समय डिस्प्यूट क्रिएट हो गया था, तो इसका जो निवारण है वो इस मामले में हुआ। 18 का 3 क्या कहता है कि विदेशी व्यक्ति, हमारे देश में अगर कोई विदेशी व्यक्ति रह रहा है तो वो भारत में लाभ या विश्वास के पद पर है, तो विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। अर्थात इसमें यूं भी कहा गया है कि कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में रहता है वो भी राष्ट्रपति की परमिशन के बिना कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। अगला आर्टिकल क्या कहता है, इसी का सब आर्टिकल 4, भारत में लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भेंट, उपलब्धि या पद धारण नहीं करेगा। तो याद रखिएगा, उपाधि में आर्टिकल सब में कोई भेंट भी शामिल है, उपलब्धि भी शामिल है और पद धारण करने की बात भी की जा रही है। ये भी अगर हमें कंफ्यूज करने के लिए कोई प्रश्न बनाया जाए कि आर्टिकल 18 जो है वो निषेध करता है उपाधियों का, भेंट का, उपलब्धियों का, तो फिर ये बातें शामिल करनी है, वहां आती हैं, ये उसमें शामिल है। तो आर्टिकल 18 मूल रूप से क्या कहता है कि उपाधि किसी भी रूप में ग्रहण नहीं करनी है। 2 प्रकार की उपाधियां ग्रहण की जा सकती हैं, एक विद्या से संबंधित अर्थात शिक्षा से संबंधित और एक सेना से संबंधित। तो अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें अभी अलग अलग देशों द्वारा कुछ उपाधियां प्रदान की गई। किसी ने उन्हें पर्यावरण का संरक्षक घोषित किया, किसी देश ने उन्हें अपने देश का एक सर्वोच्च सम्मान दे दिया, तो वो किस अपवाद के तहत दी गई, ये बात आप कमेंट करके बताएंगे। आज के वीडियो में हमने आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 पर फोकस किया
और ये पांचों आर्टिकल्स जो हैं वो समानता की बात करते हैं। हमने इनको पूरी तरह एक एक सब आर्टिकल्स में जाकर के पढ़ा और साथ में उनके अपवाद क्या हो सकते हैं इनको भी पढ़ा। अगले वीडियो में हम स्वतंत्रता पर फोकस करेंगे, आर्टिकल 19 से लेकर आगे के आर्टिकल्स पे बात की जाएगी। आज के लिए धन्यवाद।